हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड के फिजिक्स का एक चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन। और यहाँ पर हम पूरा इंट्रोडक्शन, न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस। यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रेविटेशन क्या है इसका मतलब समझ लो। ग्रेविटेशन का मतलब होता है इट इज बेसिकली द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मासेस। यानी जैसे दो मैग्नेट्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स होता है, वैसे ही यहाँ पर एक और टाइप का फोर्स है जिस वजह से ये फिनोमेना होता है, और ये आता है उनके मासेस की वजह से। याद रखना, द फिनोमेना ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मासेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस। क्या है ये? It is the phenomena of attraction। याद रहे कि जो मैग्नेट होता है या जो चार्ज होते हैं उनमें रिपल्शन वाला भी नेचर होता है, पर ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, एंड दैट इज ड्यू टू मासेस ऑफ बॉडी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। याद रखो, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखो आप। एक तो है मासेस और दूसरा है अट्रैक्शन। यानी मासेस, जो भी चीज में मास है ना, वो किसी भी दूसरी ऐसी चीज जिसमें मास है उसको वो अट्रैक्ट करेगा, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला योगदान था भैया वो न्यूटन बाबा का था। तो बोलो न्यूटन बाबा की वेरी गुड जय। कुछ और नहीं बोलना भाई। यस, सो यहां पर हम करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या न्यूटन्स, आप एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्योंकि ये जो चीज है ये पूरे यूनिवर्स में एकदम बराबर अप्लाई की जा सकती है। फिजिक्स की चीजें वैसे यूनिवर्स में अप्लाई होती हैं, पर इसको नाम दिया गया है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि वाकई में हम इसको किसी भी प्लैनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और हम मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई करते रहेंगे। ओके, तो यहां पर न्यूटन बाबा ने क्या बताया? न्यूटन बाबा ने जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वो निकाला था। तो क्या है वो फॉर्मूला? देख लेते हैं। सपोज वी हैव टू मासेस, एक है m1, दूसरा है m2। दोनों के बीच का सेंटर्स का डिस्टेंस है, कोई एंड टू एंड का नहीं, सेंटर्स का डिस्टेंस, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्सेस होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये सेंटर से एक्ट करता है। तो इनके सेंटर्स का डिस्टेंस है मान लो d। ठीक है, तो ऐसे में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, न्यूटन बाबा का स्टेटमेंट में हम ये चीज लिखेंगे और इन्होंने बताया है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। यानी ऑब्वियसली अगर इनका मासेस बढ़ता जाएगा तो ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, मास जितना इंक्रीज होगा फोर्स बढ़ता जाएगा, बिकॉज मास की वजह से ये चीज है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यही फोर्स, दिस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली फोर्स क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। ये इनवर्स स्क्वायर रूल से आता है। ठीक है, ज्यादातर चीजों में ये अप्लाई होता है, जैसे मैग्नेट में भी यही चीज अप्लाई होती है, इनवर्स स्क्वायर रूल, और चार्ज के बीच में भी यही होता है। ठीक है, तो इससे हम एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो, अब ये दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई डी स्क्वायर। सही है, तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इक्वल टू डालेंगे और साथ में कांस्टेंट लगा देंगे प्रोपोर्शनलिटी वाला, है ना। देयरफॉर F इज इक्वल टू डाल दिया, अब एक कांस्टेंट लगाना है। यस, दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज टेकन हियर G, ग्रेविटेशन वाला फिनोमेना, तो G ले लिया उसको, और ये हो गया m1 m2 बाई डी स्क्वायर, और ये रहा आपका ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच में, उसका फॉर्मूला हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, बिटवीन टू मासेस। अच्छा, ये भैया वैसे G जो है वो क्या है?
कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, नो डाउट, पर यहां पर वो कांस्टेंट का को क्या कहते हैं, हियर इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखना, UGC यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इस कैपिटल G को, और इसकी वैल्यू जो ऑब्टेन करी एक्सपेरिमेंटली न्यूटन ने, कितना है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप बोलोगे सर इतना अतरंगी वाला यूनिट कैसे आ गया? अरे भैया आ गया तो आ गया, हमने थोड़ी निकाला है। देख लो, हम निकाल के देख लेते हैं कैसे आया ये यूनिट G का। तो आप G को एक तरफ रख दो और बाकी चीज़ों को अगली साइड में सेंड कर दो, यानी डिस्टेंस स्क्वायर फोर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी F इंटू डी स्क्वायर, और M1 M2 नीचे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इससे आप बाकी सबकी SI यूनिट पुट कर दो, G की यूनिट आ जाएगी। फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, तो डिस्टेंस स्क्वायर हो तो मीटर स्क्वायर, और नीचे मास है kg, और kg क्या हो जाएगा kg स्क्वायर। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस तरह से G की यूनिट जो है वो आ गई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसमें आपको कौन सी बात याद रखनी है, वैसे हमने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखा है, वो भी लिख देते हैं इसी का अकॉर्डिंग। मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, या फिर स्टेटमेंट में आप इसको ले आओ तो ऐसे लिखोगे, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। बस यही चीज को हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट every another object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। होप कि आप लोगों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब पता होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, और इसका मतलब ये होता है कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब देखो, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, तो यहां पर अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है, ये मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, बहुत लॉजिकल है। मास बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से है। डिस्टेंस बढ़ाओगे, रेंज बढ़ गया भाई, फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ लो। अभी कौन सी चीज आपको इसमें याद रखनी है, जो स्टेटमेंट है वो याद रखो। एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to product multiplication of their masses and inversely proportional to square of the distance। सिर्फ distance नहीं, square of the distance, ये आता है inverse square rule से, जो हम दूसरा वाला लिख रहे हैं। ठीक है, जो बहुत जगह पे अप्लाई होता है। जैसे कि अगर यही चीज चार्ज में होगा, चार्ज वाली केस में, तो एक चार्ज मान लो Q1 है, दूसरा चार्ज मान लो Q2 है, चार्ज की वैल्यू बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर मान लो दोनों प्लस चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे ऑब्वियसली, लाइक चार्जेस है तो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा जाता है कि द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, जैसे यहाँ मासेस है वैसे चार्जेस की, तो चार्ज हो गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ भी इनवर्स स्क्वायर रूल देखो अप्लाई हो रहा है, इसमें भी क्या हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, और यहाँ भी एक कांस्टेंट लग जाता है। फिलहाल मैं इसको K लिख रहा हूँ, आगे हमको वैसे पढ़ना नहीं है, बस बता रहा हूँ कि देखो कितना रिलेशन, कितना मतलब सिमिलैरिटी है चीज़ों में। फॉर्मूला ऑलमोस्ट एक जैसे आ रहे हैं। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज की वजह से। डिफरेंस क्या है भैया, इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों होता है, और ये चार्जेस की वजह से होता है। उसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशन वाले में, है ना, और ये होता है बिकॉज ऑफ मासेस ऑफ द बॉडीज। ये बात याद रखो,
ठीक है। तो दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो न्यूटन द्वारा दिया गया है। इसमें आपको स्टेटमेंट याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है और जी की वैल्यू और साथ में इसका यूनिट ये भी याद रखो आप अच्छे से, ठीक है। अब इसमें अगर हम सपोज करो, चलो ये तो हो गया कैपिटल जी, वैसे स्मॉल जी भी कोई चीज होती है ना, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, वो कहाँ से आता है भैया देख लेते हैं। फिलहाल क्या करो आप, एक फॉर्मूला को एक जगह पे, इस फॉर्मूला को हम कलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि भैया स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है और साथ में जो वेट है, किसी भी चीज का वेट वो कहाँ से आता है ना, वेट क्या चीज है वो भी हम देख लेंगे। सो लेट्स सी। वैसे इस फॉर्मूला को हमने स्लाइड करके यहां ले आए, अरे स्लाइड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, यहां पर लिख देते हैं। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर मासेस है m1 m2, डिस्टेंस है सेंटर्स का d, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स का, इट इज g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। याद रखो, दिमाग में छापा लगा लो भाई, ठीक है यार। वैसे ये चैप्टर आधा आधा आता है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में, और फर्स्ट टर्म में मैंने करा दिया था, पर ठीक है आप लोग ने बोला तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये ज़्यादा टफ तो नहीं है चैप्टर, पता नहीं, लेट्स सी। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला तो ऑब्टेन कर लिया। इसके बाद हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है और वेट क्या होता है चीज़ों का, वो हमको देखना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या ले रहे हैं ना, कोई भी एक प्लैनेट ले रहे हैं मान लो। तो सपोज यहाँ पर हम फॉर सबसे हमारा जो फेवरेट वाला प्लैनेट है उसी की बात करते हैं, अर्थ की। भैया अर्थ है तो भाई बड़ा लिख दिया ई। तो जो हमारा अर्थ है, बढ़िया सा गोला, वाह क्या बात है, हमारा अर्थ है, यस। तो इस अर्थ पे मान लो कि कोई पर्सन है यहाँ पर खड़ा है, इस पर्सन का नाम है चंगूलाल, या समझ लो चंगू, ठीक है। और यहां पर उसका दोस्त है जिसका नाम क्या है भाई, यस वेरी गुड, काफी लोगों ने बोल दिया, एंड दैट इज मंगू, ठीक है। ऐसे नाम हो सकते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, कोई नहीं यार। तो अब हमको ना चंगू मंगू के आपस का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है कि सपोज मास ऑफ चंगू है mc, मास ऑफ चंगू, और मास ऑफ मंगू है mm, मास ऑफ मंगू, ठीक है। तो अब इन दोनों का मतलब अर्थ जो है, अर्थ के साथ में इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमको ऑब्टेन करना है और इसका भी अलग से। तो फिलहाल हम इसको भूल जाते हैं, मंगू को चंगू के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेट द मास ऑफ अर्थ बी कैपिटल M। वैसे मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg अप्रॉक्स, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर कैपिटल M ले रहे हैं। तो मास ऑफ अर्थ देखो, दो बॉडीज, एक m1 m2, यहाँ पर m1 क्या है, अर्थ हो गया जिसका मास हमने m लिया है, m2 इसको मान लो, ठीक है, किसी को भी m1 m2 ले सकते हो वैसे। तो हम फिलहाल इसके हिसाब से, चंगू के हिसाब से बात कर रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन चंगू, ठीक है भाई। सो उसको मैं लिख देता हूं FC, फोर्स ऑन चंगू, ठीक है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है देख लो यहां पर ध्यान से, ग्रेविटेशनल फोर्स का बस वही अप्लाई करना है, G, जो ये अभी कांस्टेंट है, कहीं भी लगा दो ये G की वैल्यू ये सेम ही रहेगी, ठीक है। सो दिस G m1, सपोज मास ऑफ अर्थ को हमने m1 ले लिया, m2 की जगह पे है ना दूसरी वाली चीज यानी मास ऑफ चंगू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, अब देखो तो ये अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ अर्थ है, राइट। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻6 या फिर 6400 किलोमीटर होता है वैसे, है ना, 6.4 10⁻6 मीटर्स, मीटर्स में हमको ऐसा ही सिस्टम में कर रहा है। वैसे यहाँ पर पुट भी नहीं कर रहे हैं, हम सीधे r ही लिखते हैं, तो डिस्टेंस स्क्वायर है तो ये आ गया यहाँ पर r², ठीक है। अभी फिलहाल इसको मैं बॉक्स बना लेता हूँ, ये जो है दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन चंगू, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मंगू की, उसके लिए भी डिस्टेंस वही रहेगा, अर्थ का मास भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर जैसे मास ऑफ चंगू लिखा वैसे मास ऑफ मंगू लिखना होगा अगर आपको मंगू के ऊपर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो निकालना है। तो लेट्स सी, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां लिखता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स
एक्टिंग ऑन मंगू, ठीक है, बिकॉज ऑफ अर्थ, सब अर्थ के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एफ एम फोर्स ऑन मंगू विल बी इक्वल टू, देखो जी, ये तो वही रहेगा, फिर है ना, एक चीज मास है, मास ऑफ अर्थ है, और दूसरा ये, तो m1 m2 ले लो, तो ये हो गया कैपिटल M, और दूसरा m2 क्या हो गया, mm, मास ऑफ मंगू, है ना, और नीचे डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस यहाँ भी रेडियस है, रेडियस स्क्वायर। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन मंगू। अब यहाँ पर देखो, आपको किसी भी, सिर्फ चंगू मंगू नहीं, किसी भी चीज़ का अगर आपको, जैसे हम यहाँ पर हैं, आप वहाँ पर हो, तो सपोज मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है अर्थ, तो बस क्या चेंजेस होंगे, देखो ये चीज़ तो सेम रहेगी, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ। सिर्फ क्या चेंज करना होगा, इसको हटा के, है ना, ये वाली चीज को हटा के हमारा मास पुट करना होगा वहां पर। तो यानी हम बार बार अब ये रिपीटेटिव कैलकुलेशन क्यों करें, राइट। तो इस चीज को बस हमको अगर रिप्लेस करना है, बस यही चीज रिप्लेस होगी, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो क्यों ना इस कांस्टेंट वाले को एक ही बार में एक वैल्यू निकाल के रख दी जाए अर्थ के लिए, सही है। मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ तो सब में सेम ही रहेगा, है ना। तो और कैपिटल जी ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को एक सिंगल कांस्टेंट बना दिया जाता है, जिसको कहते हैं स्मॉल जी, एंड इट इज यस दिस योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को कहते हैं। अब इसको एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगा मैं, फिलहाल जी का आपको फॉर्मूला मिला है, उसकी खुशी मनाओ। यानी ये हुआ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, अर्थ है ना, अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस पुट करोगे, मैंने बताया मास ऑफ अर्थ कितना होगा 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है भैया, दिस इज 6.4 10⁻6 मीटर। तो ये आप पुट कर लोगे इसके अंदर, और कैपिटल जी की ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास, क्या है कैपिटल जी, 6.67 10⁻27 kg, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आप पुट कर लोगे, तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अप्रॉक्स मिल जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पोल्स के लिए और इक्वेटर में थोड़ा डिफरेंस होता है, बिकॉज रेडियस का वहाँ पर डिफरेंस है, अर्थ थोड़ा ऐसे पोल्स की तरफ फ्लैट है ना, पोल्स की तरफ रेडियस कम होगा, इक्वेटर की तरफ रेडियस ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा डिफरेंस आता है, वेरिएशन आता है, पर ओवरऑल अप्रॉक्स वैल्यू जो है या एवरेज वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पर आपको जो दूसरा फॉर्मूला है उस चीज़ में कंसंट्रेट करो। ये तो फिलहाल अर्थ का हमने निकाल दिया 9.8, पर एक्चुअली ये कैसे निकाला आपने, देखो इस चीज को हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, जी, है ना, मास ऑफ प्लैनेट, अगर यहाँ पर अर्थ है तो अर्थ का मास, कोई और प्लैनेट होता, मून होता तो उसका मास आ जाता, है ना, और रेडियस का स्क्वायर। तो यानी जैसे हमने मास ऑफ अर्थ डाला और रेडियस ऑफ अर्थ डाला, तो उससे आया ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये वैल्यूज आपने पुट करी तो आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों ये एक्सेलरेशन है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। वैसे अगर आपने यही चीज इसमें अगर मास ऑफ मून पुट कर दिया और अगर रेडियस ऑफ मून डाल दिया, तो इससे ग्रेविटी ऑफ मून भी पता चल सकती है ना, Gmm बाय या मास ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर करोगे, तो इससे आपको मून की जो ग्रेविटी है वो पता लग जाएगी। ये वैल्यू क्या है आप जरा मेरे को टेक्स्ट बुक से चेक करके और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 एज दैट ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। मून पे जितनी ग्रेविटी है जो वैल्यू आएगी वो अर्थ वाली वैल्यू से 1/6 होती है, ये बात याद रखो आप। तो आपने कई सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर पढ़ लिए हैं भैया, कलेक्ट करते जाओ। तो एक फॉर्मूला हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्या है वो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट निकालने का है ना, इट विल बी कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, प्लैनेट हो या सैटेलाइट, ठीक है, जो हमारा मून है एज ए सैटेलाइट ही है वो, ओके। इसके बाद हमने एक चीज और समझ ली कि मून की ग्रेविटी 1/6 होती है अर्थ की ग्रेविटी की कंपैरिजन में, ठीक है। अब मैं आपको
वेट किस चीज को कहते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे हमने इस वाले केस में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन चंगू निकाला था, ठीक है। तो ये बेसिकली है ना अर्थ के हिसाब से निकाला था हमने। तो ये वाली चीज में अब देखो इस चीज को देखो, यहां पर ये वैल्यूज को हमने स्मॉल जी लिख दिया, ग्रेविटी ऑफ अर्थ सीधे। तो ये हो गया आपका ग्रेविटी ऑफ अर्थ, सही है, और इनटू मास ऑफ चंगू, है ना। इस पूरी चीज को हमने तो जीई लिख दिया, तो इनटू मास ऑफ चंगू। तो ये चीज को हम एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स कहो या फिर आप इसको वेट ऑफ चंगू कह दो, बात एक ही होगी। तो वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मास, उस मास के ऊपर, है ना। जैसे यहाँ पर चंगू के ऊपर इस उसका जो मास है mc, उसके ऊपर अर्थ कितना पुल प्रोवाइड कर रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वेट कहते हैं। तो वेट ऑफ चंगू इज नथिंग बट इट इज, है ना, g इंटू एम बोलो या फिर m इंटू जी बोलो, है ना, मास ऑफ चंगू इंटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक और फॉर्मूला मिल गया वेट का, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी। जिस भी मास का, ठीक है, आपको वेट ऑब्टेन करना, सपोज इसका मास है 10 kg या व्हाटएवर इसका आपको मास दिया हुआ है, तो आप इसके मास को इस प्लैनेट के, हम अर्थ पे हैं तो अर्थ के ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो इसका वेट, इसके ऊपर कितना पुल नीचे से अर्थ इसको खींच रहा है, वो चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। हाँ ओके, अब इसका मास जो है वो तो फिक्स है। आप इसको अब मान लो कि मून पे हम चले जाते हैं, और मून पे अगर आप इसको ले जा रहे हो तो मास तो इसका वही रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा, इसका वेट। क्यों? क्योंकि जब हम मून पे हैं, मान लो अब हम मून पे हैं, तो मास इनटू ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी किसका होगा, ग्रेविटी किसका आएगा, मून का। और मून का ग्रेविटी हम देख सकते हैं अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से 1/6 है, मतलब डिफरेंट है। तो मास इनटू जब मून का ग्रेविटी होगा तो इस चीज का वेट अलग आएगा मून पे, है ना। वैसे आप अगर अंदाजा लगाओ तो कितना आएगा, मास वही है और ग्रेविटी 1/6 हो जा रही है, तो वेट भी कितना हो जाएगा, कोई भी चीज का वेट भी कितना हो जाएगा मून पे जाने पे 1/6। मतलब अर्थ की कंपैरिजन में जो भी उसका वेट, कोई भी चीज का वेट अर्थ पे जो भी है उसके हिसाब से मून पे उसका वेट 1/6 हो जाएगा। तो ये बात भी आप यहां पर याद रख लो कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, वेट ऑफ मून नहीं कह रहा मैं, वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून। जैसे इसका वेट मून के ऊपर है ना, कितना होगा, इट विल बी 1/6 ऑफ वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। जो भी अर्थ पे किसी भी चीज का जो वेट है, मून पे जाने पे उस चीज का वेट कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी 1/6 है, ठीक है। वेट ग्रेविटी का अगर ये रिलेशन है तो वेट का भी ये रिलेशन हो जाएगा, ओके। तो यानी देखो आपने कितना सारे फॉर्मूलाज पढ़ लिए, अभी भी हमको एक बात समझ में नहीं आई कि स्मॉल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों कहा जाता है। लेट्स सी, अब देखो इसको रिलेट करो एक और फॉर्मूला से। अपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, दैट वाज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, ये चीज क्या होती है, एक्सेलरेशन। अब आप यहां पर देख लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, क्या हो गया भाई, नहीं बता दो क्या हो गया, एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स मास इनटू समथिंग होता है, वो समथिंग क्या रहता है, एक्सेलरेशन रहता है। यहां भी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू ये समथिंग क्या हो गया, एक्सेलरेशन। हेंस दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होती है, वही होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये चीज़, ये कंसेप्ट समझ में आया। और एक चीज़ है फ्री फॉल, और फ्री फॉल तो बहुत आसान है। फ्री फॉल यानी किसी भी चीज़ को हमने किसी हाइट से ऐसे ही रिलीज कर दिया बस जनरली, तो वो अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो उसको प्रोवाइड होगा और उस एक्सेलरेशन से वो नीचे आएगा। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई चीज़ फॉल हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। फॉर्मूलाज है, इवन थ्रस्ट और प्रेशर, ये वाला पार्ट भी इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फॉर्मूला, जो एक्चुअली क्या है इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है इस पहले पार्ट में, वो यही बताया गया है कि दो मासेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एंड
दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कहा जाता है F इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, इट इज G, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, कितना है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, G m1 m2 इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस उनके सेंटर्स से काउंट होगा। ओके, तो यहां पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके बीच में जो अट्रैक्शनल फोर्स है बिकॉज ऑफ देयर मासेस, उसका फॉर्मूला है, राइट, जिसमें ये जो है कैपिटल G, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये चीज ऐसी है जो पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्सल मतलब क्या, पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगी। तुम कोई भी सन या किसी और प्लैनेट का, कोई एक स्टार का दूसरे स्टार से जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहते हो, उसका यही फॉर्मूला रहेगा। ओके, अगर हम बात करें यहां पर इस चैप्टर में और क्या फॉर्मूलाज हैं, तो ये था वेट ऑफ बॉडी का। तो उससे पहले मैं एक, मतलब जो किसी प्लैनेट के लिए अगर आपको ग्रेविटी निकालनी है ना, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट का, तो वो कैसे निकाला जा सकता है। जैसे अर्थ का ही निकालना है आपको, तो क्या होना चाहिए, उस प्लैनेट का मास पता होना चाहिए, उसका रेडियस पता होना चाहिए, और आप स्मॉल g की उसके सरफेस पे कितना ग्रेविटी होगा इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कितना होगा, इट इज गिवन बाय Gm/r²। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के ऊपर वीडियो जो बना हुआ है वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए चैनल पे, ठीक है। मैंने इस चीज को, सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, कैसे आया, कहां से आया। ओके, Gm/r²। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल रही है, ये कहां पर मिल रही है, सरफेस के ऊपर, इसके सरफेस पे कहीं पे। आप अगर किसी हाइट पे जा रहे हो या फिर नीचे की तरफ जा रहे हो, तो वहां पर इस ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है, ऊपर भी कम होती है, नीचे भी कम होती है, मैक्सिमम सरफेस पे ही होती है, ये बात को याद रखना, ठीक है। और सो दिस इज अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लैनेट, इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है किसी भी प्लैनेट पे, तो क्या वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, ठीक है। तो व्हेन आई एम सेइंग कि आई हैव, सपोज ये एक प्लैनेट है जिसका मास है कैपिटल M, ठीक है, इसका रेडियस है r, और हम एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल m, उसका वेट निकालना चाहते हैं इस सरफेस, इस प्लैनेट के सरफेस पे, तो वेट इज गिवन बाय, याद रखना, इट इज मास इनटू ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्चुअली वेट कुछ और नहीं है, इट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। थोड़ा अगर ध्यान से देखिए, थोड़ा अगर वही चीज अप्लाई कर दें, तो आई कैन से दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू, इस मास को मैं इधर लिख देता हूं और इस G की वैल्यू लिख देता हूं। क्या है G की वैल्यू, Gm/r²। तो अगर आप देखो इस चीज को, तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है ना। तो ये याद रखना कि वेट इज नथिंग बट इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड बाय द प्लैनेट, ठीक है। ये हो गया एक। और फिर यहां पर आपको मून और अर्थ की ग्रेविटी का कंपैरिजन भी पता होना चाहिए। व्हाट इज दैट, ग्रेविटी एट मून जब कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि इट इज 1/6 एज दैट ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ। इसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास अर्थ पे अगर 60 kg है, तो मून पे कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। यानी वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी 1/6 एज दैट ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। ये बात भी याद रखना। ओके, तो ये तो हो गया ग्रेविटेशन वाले जो पहला पार्ट है इस चैप्टर का। इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर, है ना, थ्रस्ट एंड प्रेशर भी दिया हुआ है आपको। थ्रस्ट एंड प्रेशर का वैसे कुछ ज़्यादा उसमें टफनेस नहीं है, उसमें नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हैं। अगर हम एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, सपोज यहाँ पर हमने क्या किया ना, एक ऐसा वेसल लिया हुआ है जिसमें इस तरह का एक डिलीवरी ट्यूब बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ तक उसमें कोई लिक्विड में नहीं, चलो पानी ले लेते हैं, पानी भरा हुआ, तो ये वाटर फिल्ड है उसके अंदर। और एक्स जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है और जो भी बेसिक है इस पार्ट में, वो आपको बता देता हूँ कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मैंने वेट हवा में चेक किया,
तो वो कितना आ रहा था, दैट वेट वॉज वेट इन एयर, लेट दैट बी WA, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन एयर। जब उसी को हैंग किया गया इस लिक्विड के अंदर, तो इस लिक्विड में जाने के बाद जो उसका वेट दिख रहा है वो सेम नहीं रहेगा, ऑब्वियसली वो डिफरेंट हो जाता है। सो कितना हो जाता है, कम हो जाता है बेसिकली वो, ठीक है। सो लेट दैट बी कॉल्ड WW, यानी वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इन वाटर, जो रिड्यूस हो गया। मान लो यहाँ 7 किलो, ये 5 किलो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है कि वो लगातार ऊपर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो उस पर प्लेस्ड है उस पर वो ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसको बाइंड फोर्स कहा जाता है या फिर अपथ्रस्ट कहा जाता है। उस फोर्स को हम FB से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ऑब्वियसली जो वेट रिड्यूस हुआ होगा, अगर 7 किलो है, ये 5 किलो है, यानी 2 किलो का अपथ्रस्ट होगा। यानी एक जो सिंपल सी बात है वो ये मैं लिख देता हूं यहां पर कि वेट ऑफ या बाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट लिक्विड इज नथिंग बट यू कैन कैलकुलेट इट बाय सिंपल डिफरेंस ऑफ वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, है ना। तो ये एक चीज तो बड़ी नेचुरल सी बात है, ओके। और जब ये डिप करोगे तो यहां से कुछ लिक्विड डिस्प्लेस भी होगा, कुछ वाटर डिस्प्लेस भी होगा। तो कितना डिस्प्लेस होगा, ये वॉल्यूम देख लो, बिल्कुल उसी वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस होगा। मैं वॉल्यूम बोल रहा हूं, ना कि मैं वेट या मास कह रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस इमर्स पार्ट ऑफ सॉलिड विल बी नेचुरली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। वॉल्यूम सेम रहेगी, ये बात याद रखना, ठीक है। और आर्किमेडिस प्रिंसिपल में जो बात बताई गई थी वो तो एकदम शॉकिंग थी कि द बाइंड फोर्स या द अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड इज आल्सो एग्जैक्टली इक्वल टू वेट ऑफ दिस डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यानी क्या, इसका वेट कर लो, तुमको पता चल जाएगा, इसका वजन निकाल लो, पता चल जाएगा कि कितना बाइंड फोर्स है। बिकॉज बाय आर्किमेडिस प्रिंसिपल दिस FB इज आल्सो इक्वल टू, क्या रहता है, इट इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको बेसिक चीज तो पता ही होगा, डेंसिटी अगर निकालना है तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस का। वाटर की डेंसिटी है ना, अब यहां पर एक और चीज है, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करना, ठीक है, वाटर के साथ। तो इफ आई एम सेइंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस निकालना है अगर, तो इट इज गिवन बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो एक नॉर्मल वाटर का डेंसिटी जो है कितना होता है, इट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर SI सिस्टम में अगर लिखो, ये CGS का है, SI सिस्टम में लिखो तो इट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। वैसे हमको ये काफी यूज होता है, याद रखें CGS में है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और SI में है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी से हमको क्या आइडिया लगता है, अगर किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि दैट डेंसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर उसकी रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट सब्सटेंस इज हैविंग डेंसिटी लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या हो, उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है तो मतलब क्या हुआ कि उस सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। ये बात याद रखें, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी 2 आया तो मतलब क्या है कि उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में डबल है। 3 आया ट्रिपल है, 1.5 आया 1.5 टाइम्स है, 0.5 आया मतलब उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी की हाफ है, ठीक है। तो जस्ट सी दिस, what happens to the magnitude of force of gravitation between two objects if distance between objects is tripled। यहां पे हमको क्या बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो भी है, उनके बीच के डिस्टेंस को अगर हम ट्रिपल कर देते हैं तो वो फोर्स किस फैक्टर से चेंज होगा वो बताना है, ठीक है। और कंडीशंस क्या दिए हैं, ऑल्सो हमको फोर्स के बारे में बताना है व्हेन द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, जब दोनों के मासेस को डबल कर दिया जाए, ठीक है। और तीसरे कंडीशन में ये बोला गया है कि जब मासेस को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया जाए, ऐसे केस में फोर्स का क्या होगा। तो हम यहाँ पे तीनों को अलग अलग केसेस को हम कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सपोज जो इनिशियल मास है वो m1
m2 है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ये तो पता होगा। तो दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन, ये जो हमारा इनिशियल फोर्स है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे पहले कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि अगर डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा। तो एज पर द फर्स्ट कंडीशन मान लो फोर्स को हम F1 लिख देते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू G, मासेस वही है m1 m2, डिस्टेंस ट्रिपल हो गया, यानी जो D था अब वो 3D हो गया, तो 3D का स्क्वायर, ओके, कितना हो जाएगा ये 9D स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस विल बी F1 इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन 9D स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे G m1 m2 अपॉन 9D स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, ये क्या है देखो, इक्वेशन 1 से वी नो दैट इट इज द इनिशियल फोर्स। तो इस केस में जो फोर्स है, न्यू फोर्स, इट विल बी 1/9 बचा है, और ये बाकी चीज क्या है, इनिशियल फोर्स है, तो यानी 1/9 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स हो गया, ओके। अब सेकेंड में क्या बोला गया है कि अगर दोनों के मासेस को हम यहाँ पे डबल कर देते हैं तो क्या होगा। तो उसके लिए मान लो हम जो नया सेकंड कंडीशन है उसके हिसाब से अगर देखें तो लेट दैट फोर्स बी कॉल्ड F2, जब मासेस को डबल किया है, फॉर्मूला रहेगा G 2m1 इंटू 2m2, ओके, अपॉन D स्क्वायर, डिस्टेंस वही रखा है, ओके। सो दैट विल बी 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 इंटू G m1 m2 बाई D स्क्वायर, एंड वंस अगेन m1 G m1 m2 बाई D स्क्वायर क्या है, दिस इज योर इनिशियल फोर्स। सो द न्यू फोर्स विल बी 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स, ओके। यानी जब मासेस को दोनों के डबल कर दिया तो जो फोर्स है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो तीसरा कंडीशन कहा गया है कि जब मासेस को भी डबल कर दिया और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया तो क्या होगा। तो द न्यू फोर्स लेट दैट बी कॉल्ड F3, तो इट विल बी इक्वल टू अगेन G, मासेस को डबल कर दिया यानी 2m1 2m2 अपॉन 2D, डिस्टेंस भी डबल कर दिया, द होल स्क्वायर, ओके। सो दैट इज द न्यू फोर्स विल बी, ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4G m1 m2 बाई ये 2 का स्क्वायर अगेन 4D स्क्वायर, 4 4 कैंसिल हो गया, यानी अब ये बचा हुआ टर्म इनिशियल फोर्स है। सो द न्यू फोर्स इन दिस केस will be exactly equal to the initial force. Volume of a 500 gram packet. Volume of a 500 gram packet is 350 centimeter cube. Will it float or sink in water? Okay? हमको बताना है कि ये एक पैकेट है, इसका मास है ऑब्वियसली 500 ग्राम और इसका वॉल्यूम है कितना 350 सेंटीमीटर क्यूब। हमको बताना है कि ये पानी में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ओके। अब ये कंडीशन हमको पता है कि इफ इट हैज डेंसिटी मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, सिंक करेगा, अगर कम होगी तो फ्लोट करेगा। तो ये वाला तो हम कर ही पाएंगे, ओके। उसके बाद सेकंड पार्ट का देखेंगे अब, ओके। सबसे पहले हम इसकी डेंसिटी निकाल लें। वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। So what is the mass 500? What is the volume here? 350. Okay. So ये हो जाएगा 5 sevens and 5 tens. Okay. So this will be 7 ones are 7, 3 बचा है 7, 4s are 28. Okay. And so 1.4. Obviously this 1.4 और ये ग्राम में ही सेंटीमीटर क्यूब है. So we have इसका डेंसिटी कितना आया 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड। अब दिख रहा है हमको कि भाई डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो क्या होगा, ये ऑब्वियसली इसके अंदर सिंक करेगा, ओके। सो इसका मतलब अगर हम इसको इमर्स करेंगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर पूरी तरह से डूब जाएगा, सिंक करेगा, ओके। चलो ठीक है, ये पता चल गया कि दिस विल सिंक इन वाटर। अच्छा, सिंक कर रहा है। अब एक और पार्ट पूछा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अब इससे जो पानी ऑब्वियसली जब इसको अंदर डालेंगे तो क्या होगा, यहां से
पानी डिस्प्लेस भी होगा, उस वाटर का हमको मास पूछा हुआ है, तो ये कैसे निकाले? सो वी नो दैट एक फैक्ट हमको ये पता है कि जितना वॉल्यूम इसके इमर्स पार्ट का, ये पूरा इमर्स्ड है, तो यानी जितना वॉल्यूम इसका होगा एग्जैक्टली वही वॉल्यूम यहां भी होगा लिक्विड का, जितना स्पेस तो वही ऑक्यूपाई करेगा, ओके, जितना स्पेस वो लिक्विड रिलीज करेगा उतनी ही जगह में ये फिर फिट होगा, ओके। सो वॉल्यूम डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे सेम रहेगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट? वी नो इट इज 350, यानी इसका भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इट विल बी 350 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। हमको मास निकालना है, ठीक है, एंड वी हैव वॉल्यूम। अगर डेंसिटी हो तो वी डू हैव द डेंसिटी राइट हियर। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? इट इज 1, सो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। सो मिल जाएगा, we have density is equal to mass by volume, so mass will be density into volume. What is the density? 1, and what is the volume? 350 centimeter cube. So we have the answer as 350 gram is the mass of the water displaced.